आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। और रेडियो डॉक्टर लेकर आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। आज का विषय हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पर है। कौन सी होती हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी और क्यों जरूरी है इसके बारे में जानना, पूरी तरह से जानकारी रखना, ये भी आपको इस कार्यक्रम में पता लगेगा। और हमारे साथ हमारे जो रेडियो डॉक्टर हैं जुड़ गई हैं। आपका तारुफ कराते हैं, डॉक्टर संध्या जैन हमारे साथ हैं। आप प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल, यूसीएमएस यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड जीटीबी हॉस्पिटल में आप सीनियर प्रोफेसर हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर संध्या, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद शालिनी जी, धन्यवाद और धन्यवाद सुनने वालों को। मैंने अभी इंट्रोडक्शन सिर्फ ये कराया है कि हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप बताएं, फिर हमारे श्रोताओं को समझ में आएगा कि आज हम इस टॉपिक को लेकर क्यों आए हैं। जी, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी वो हुई जिसमें कि माँ और बच्चा स्वस्थ हैं, बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है, मदर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करें तो बहुत सी कंडीशंस हैं, मे बी 100 या उससे भी ज्यादा, जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं। या तो माँ में कुछ पहले से मेडिकल प्रॉब्लम है, या कुछ प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है कुछ समस्याएं, और बच्चे में भी जैसे कोई बनावटी नुक्स है, या फिर बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है, या बच्चा टाइम से पहले ही मदर को पेन्स। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देते हैं, यानी कि उस प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती हैं। जी, और जैसा हम लोग पहले सुनते थे डॉक्टर साहब कि प्रेगनेंसी इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, इजीली कंसीव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट जैसे जैसे हम अवेयर होते हैं इस बारे में कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी और प्रेगनेंसी के दौरान महिला की जो डेथ होती है, ये जो मोर्टेलिटीज हैं वो बहुत हुआ करती थी पहले, अगर हम बात करते हैं। और अब जैसे जैसे अवेयरनेस आई है, लोग जो है डिलीवरी कराने के लिए इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो काफी इसमें कमी देखने में आई है। आप क्या सोचती हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है। मोस्टली सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति है, हर स्त्री को माँ बनना है, और मोस्टली सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन आपकी ये बात ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस है आजकल, IEC यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से काफी अवेयरनेस बढ़ी है। और इवन प्रेग्नेंट होने से पहले लड़कियों को इन्फॉर्मेशन है, और वो बड़े प्लान वे में अपनी प्रेगनेंसी डिसाइड करती हैं, और फिर ढंग से उसको हॉस्पिटल में दिखाना चाहती हैं, और डिलीवरी अच्छे सेंटर्स में कराना चाहती हैं, ना कि होम डिलीवरी जिसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। जी, और इसकी जरूरत क्यों बढ़ जाती है जब प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो ये सब बात हम आज इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। और आप जो हमारे इस कार्यक्रम के साथ रोज जुड़ते हैं, आज मुझे उम्मीद है कि अब तक जुड़ चुके होंगे और टॉपिक भी जान चुके होंगे, हमारे एक्सपर्ट के बारे में भी जान चुके होंगे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जानना है, समझना है, तो जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी कि जो हम आज टॉपिक लेकर आए हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो किन किन प्रेगनेंसीज को हाई रिस्क, या किन कारणों से प्रेगनेंसी हाई रिस्क की कैटेगरी में आ सकती है, वो पहले बताएं। ठीक है, तो शुरू करें अगर उम्र की, तो अगर टीनेज प्रेगनेंसी है, 18 या उससे कम में प्रेगनेंसी है, या 35 इयर्स के बाद है, तो इसको हम प्रेगनेंसी एट एक्सट्रीम्स ऑफ एज कहते हैं। जो बेस्ट चाइल्ड बियरिंग का जो टाइम होता है वो 20s और शायद अर्ली 30s में है। 35 के बाद भी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क की कहेंगे। तो उम्र कम हो बहुत या ज्यादा हो, या फिर कोई पहले से मेडिकल प्रॉब्लम जो पता हो पेशेंट को, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, कई बार पता ही नहीं होता। जब चेकअप कराते हैं एंटीनेटल, तब आला जब छाती पे लगाते हैं डॉक्टर्स और वो चेक करते हैं, तो उनको एक मरमर या कुछ अलग आवाज सुनाई देती है, तब उन्हें पहली बार पता चलता है। और पेशेंट को जनरली सांस फूल रहा होता है या कुछ धड़कन महसूस होती है कभी कभी, जो उसको वो इग्नोर करती है। वो अपने घर के कामकाज कई बार ठीक से नहीं कर पाती, पर वो सोचती है ये प्रेगनेंसी की वजह से है, बट एक्चुअली बॉडी में कुछ और चल रहा होता है। तो इस तरह के कुछ अलर्ट साइंस आते हैं। कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी में
जैसे कि बच्चे की कुछ कंडीशंस भी आ सकती हैं कि बच्चा जो है पेट में जो पल रहा है उसमें कोई बनावटी नुक्स है, या बच्चा टाइम के अनुसार ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी ग्रोथ में लैग आ रहा है, या पेट का पानी कम है या बहुत ज्यादा है। कई बार बच्चा सीधा नहीं होके आड़ा या उल्टा होता है। तो ये सारी चीजें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती हैं। आजकल जो ये स्मोकिंग, एडिक्शंस और मोटापा, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रभावित करती हैं, वो भी उसे हाई रिस्क बना देती हैं। तो ऐसे बहुत सी कंडीशंस है। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम कपल में हो, हस्बैंड या वाइफ में, जो बच्चे को ट्रांसमिट होने का डर है। थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग हमारे यहाँ रेगुलरली होती है। मदर्स जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उससे पहली बार पता चलता है कि उसका हीमोग्लोबिन हमेशा से 8 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं, जबकि वो आयरन ले रही थी। तो तब उससे जाके पता चलता है कि उसे तो थैलेसीमिया है। तो ये जो है बच्चे को ट्रांसमिट होने का भी रिस्क रहता है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वो सारी प्रेगनेंसी है जिनका पिछली प्रेगनेंसी में या तो बार बार अबॉर्शन हुआ है या बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था। तो पुरानी प्रेगनेंसी का जो आउटकम या उसका जो रिजल्ट आया और वो ठीक नहीं था, तो वो इस प्रेगनेंसी को भी हाई रिस्क बना देती है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब कि उसको बहुत ज्यादा क्लोज विजिलेंस की जरूरत है, उसको अच्छे सेंटर में दिखाना है और अच्छे इक्विप सेंटर में ही डिलीवरी होनी चाहिए। तो ये बहुत सी कंडीशंस इसमें आ जाती हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस आपने बताई। और कई बार ये होता यही है, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं होती, और कई बार लोग अपने नेग्लिजेंट वो भी हो जाता है कि ये चीजें नॉर्मल है शायद। तो क्या प्रेगनेंसी से पहले, जैसा आपने कहा आजकल बच्चे प्लान करते हैं, आजकल यंगस्टर्स हैं, दे आर प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी, तो क्या ये प्लानिंग स्टेज पर ही पता चल सकता है कि इस तरह की कुछ प्रेगनेंसी हाई रिस्क में कन्वर्ट हो सकती है? इस तरह के कोई टेस्ट हो सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा और रेलेवेंट सवाल है और इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली आजकल कपल्स काम कर रहे हैं, लेडी भी घर से बाहर निकलती है कुछ करने को, या घर पे भी रहे तो भी प्लान्ड वे में चलना चाहते हैं अपने जीवन को। तो अगर उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम पहले से पता है तो उसके स्पेशलिस्ट को वो कंसल्ट करें। अगर हार्ट डिजीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसीव करने से पहले उनको दिखाएं कि क्या स्टेटस है उनकी बीमारी का। अगर कुछ ऐसी दवाइयां चल रही हैं जो बच्चे को घातक हो सकती हैं, यानी कि अगर सपोज वार्फरिन चल रहा है हार्ट के लिए और कंसीव करती है, तो उसका बनावटी नुक्स पैदा करने का खतरा होता है शुरू के 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, तो दवाइयों को स्विच ओवर कर दिया जाता है। तो इसको प्रीनेटल केयर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी से पहले ही आप एक पूरा अपना चेकअप करा लीजिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, वो भी एक हाई रिस्क है, तो अपने वेट को कंट्रोल करें। पीसीओएस है, कई बार उनका वेट ज्यादा होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट का, तो 10-1 किलो जितना भी संभव हो, तो प्रेगनेंसी को बिल्कुल ऑप्टिमल कंडीशंस में एंटर करें। तो ये प्रीनेटल केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। लेकिन आपने जैसे बताया कि उनको कोई ऐसी कंडीशन फील हो रही है, जैसे एनीमिया है या कोई ऐसी कंडीशन है, पीसीओएस की समस्या है, तब वो टेस्ट कराएं, या एक जनरल जब कोई भी एक आम प्रेगनेंसी करना चाहती है, अपना फैमिली बढ़ाना चाहती है, तो कोई भी लेडी हो, उसे ये लगे कि मैं अब अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती हूँ, अब मैं प्रेगनेंसी मेरी कंसीव करना चाहती हूँ, तब उसे टेस्ट के लिए जाना चाहिए? हाँ, मुझे बिल्कुल। और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है ये जाना चाहिए। और कुछ बेसिक बीमारियां जो काफी कॉमन है, अनीमिया, हीमोग्लोबिन 11 या 12 से कम हो और पता चल जाए पहले, तो 3 महीने आयरन खा के उसे बिल्डअप करके फिर प्लान किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर जैसी बेसिक जांच कराई जाए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नॉर्मली तो यंग एज में नहीं होता, बट आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां बहुत हैं। अगर सपोज अल्कोहल पीती है लड़की या कोई, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है कि उसको ओकेजनली या कभी कभी ठीक है, बट हमेशा उसको रेगुलरली सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और तो इस तरीके से इसका लाभ मिलेगा। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, भाई इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। जो बच्ची पहली बार गर्भवती होती है और उसके 2-3 महीने के बाद अगर उसको टीबी हो जाती है, तो उसका इलाज टीबी का कैसे किया जाता है जिससे कि वो और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहे? नंबर 1। नंबर दूसरा, जब बच्ची गर्भवती होती है तो उसको उल्टियां लग जाती हैं, काफी खाना पीना, पानी जो खाएगी वो सब बाहर निकल जाता है, तो उस समय में उस बच्ची को क्या लेना चाहिए
जिससे कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे और खान पीन उसका सही रहे। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आज करीब 99% जो है आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में सीजेरियन बच्चा होता है। समय तक ये कहते रहते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मल होगा, जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है कि बच्चे की धड़कन बढ़ गई या बच्चे की पोटी निकल गई, इस ऑक्सीजन कम हो गई, और कोई कारण नहीं रहता है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में आज भी बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं और पहले भी नॉर्मल होते थे। तो इस ऑपरेशन के बाद क्या एक माँ दूसरा बच्चा जब जन्म दे या तीसरा बच्चा जन्म दे तो आगे चल के कोई नुकसान हो सकता है उसको 30-35 साल की उम्र में, या नहीं हो सकता? यही मेरे क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। मैम बता रही हैं। हाँ जी, तो मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का, आपने पूछा अगर दूसरे या तीसरे महीने में टीबी की बीमारी हो जाए तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है, पहली बात। दूसरा, टीबी का इलाज तो चलेगा ही क्योंकि वो जरूरी है माँ के स्वास्थ्य के लिए। अगर माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, तो इलाज को डिले नहीं करना, इलाज चलेगा। लेकिन जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी है और इतना महीना चल रहा है। शुरू के 3 महीने जो है प्रेगनेंसी के, उनमें बनावटी अंगों की बनावट शुरू होती है और उस दौरान बहुत जरूरी है कि कोई ऐसी दवाई ना मिले जिससे कि बच्चे के बनावट में नुक्स आए। तो जनरली सारी एंटी टीबी की जो ड्रग्स होती हैं वो सेफ हैं प्रेगनेंसी में, एक आध को छोड़ के, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। तो अगर आप वो अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक कुछ ऐसा रजीम चुनेंगे जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ हो। तो टीबी का इलाज प्रेगनेंसी में करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। दूसरा आपने पूछा था कि अगर जैसे बहुत उल्टी होती है सेकंड थर्ड मंथ में, तो न्यूट्रिशन के लिए काफी कुछ तो उल्टी और वो इसलिए होती कि हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, एक नया एक कोपल पेट में उसके जन्म लेने वाली है, तो बॉडी में हार्मोन्स बहुत रिलीज होते हैं जो कि उसको प्रेगनेंसी को कैरी करने में हेल्प करते हैं। कुछ औरतों को थोड़ा बहुत हल्का नौजिया या एक आध वॉमिटिंग कभी हो गई तो हो गई, लेकिन ये बहुत सीवियर कंडीशन भी हो सकती है जब हम उसे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। तो इसके लिए अगर थोड़ी बहुत नौजिया या कुछ है तो हम यही सलाह देते हैं कि जो स्त्री को अच्छा लगे, जो उसको मन करे, आप उसे फोर्स ना करें कि तू ये खा तू ये खा, क्योंकि प्रेगनेंसी और ये जच्चा बच्चा स्टेज में काफी समाज और समाज की जो बड़ी बूढ़ी लेडियां होती हैं वो कई बार कहती हैं नहीं ये मत करो ये खाओ, घर से नहीं निकलो। और तो ये सब मिथ्स को एक तरफ रख के हल्का फुल्का डाइट लें जितना वो डाइजेस्ट कर सके, और डाइट पे प्रेशराइज ना करें उससे। तो कोई ऐसे पर्टिकुलर डाइट नहीं होती, बट आप जितना जैसा उसको सहज लगे वो करें। दूसरी बात, दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनसे कि अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप वो देखिए, वो वॉमिटिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर सीरियस बात है जैसे कि डिहाइड्रेशन हो रही है, यूरिन आना कम हो गया, आंखें अंदर को गड़ गई हैं, या फिर बीपी लो हो, तो अगर ये सब रेड अलर्ट साइन है तो कई बार एडमिट करके पेशेंट को और दवाइयां दी जाती हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसको कि देखना पड़ता है। तीसरा, सिजेरियन की जहां तक बात है, देखिए नॉर्मल ज्यादातर प्रेगनेंसीज नॉर्मली डिलीवरी पॉसिबल है और होती ही हैं, स्पेशली लो रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें डेफिनेटली डिलीवरी भी चैलेंजिंग हो जाती है। तो कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन हो तो माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए सिजेरियन जरूरी हो तो जरूर करते हैं, लेकिन हर डिलीवरी सिजेरियन से हो ये ऐसी कोई बात नहीं है। और खासतौर पर इन्होंने ये बात बोली कि कुछ स्पेसिफिक रीजंस दिए जाते हैं, तो यही रीजंस क्यों होते हैं? क्या ऐसा होता है कि यही रीजंस हैं कि बच्चे की पोटी हो गई या ब्रीच पोजीशन है या कुछ जो? हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि वो मेडिकल टर्म्स होते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके डॉक्टर उसको या तो बोलते हैं कि धड़कन कम ज्यादा हो गई है, उनको वो बात ज्यादा समझ में आती है, या बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है, या बच्चा आड़ा है। बट मतलब ये कॉमन टर्म्स हैं जिनमें कि सिजेरियन के लिए बात की जाती है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो हम बात कर रहे हैं आज, उसमें कितने चांसेस होते हैं सी सेक्शन के और नॉर्मल के? क्या ज्यादातर सब सिजेरियन ही होते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी? नहीं, ऐसा नहीं है। डिलीवरी ज्यादातर नॉर्मल ही होंगी, क्योंकि भगवान ने प्रकृति को बनाया ही ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी, अगर हम एनिमल्स को भी देखें तो दे ऑल डिलीवर। सिजेरियन तो उनके कहा, ह्यूमंस भी
मोस्टली सब नॉर्मल डिलीवरी होंगे, लेकिन हाई रिस्क में उनकी अगर केयर अच्छी हो और पूरी प्रेगनेंसी वेल कंट्रोल्ड, सपोज ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल्ड है और उसका हार्ट फेलियर वगैरह नहीं हुआ, डिलीवरी के टाइम स्ट्रेस होती है बॉडी पे, तो जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं वो स्ट्रेस में, अगर वो कंट्रोल ना हो पहले से, तो वो स्ट्रेस में फेलियर में चली जाती है, तब सिजेरियन की शायद जरूरत पड़े। बट पर से अगर बहुत ही कंट्रोल्ड हाई रिस्क प्रेगनेंसी और अच्छे सेंटर में केयर मिल रही है, सब है, तो अगर सपोज एनीमिया था, आपने ब्लड दे दिया, वो कंट्रोल हो गया, तो सिजेरियन की हर बार जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक बताया कि हाई बीपी ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है, तो बीपी पहले भी हो सकता है हाई हो किसी महिला को, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई बार देखने में आता है और एक कंडीशन भी कहा जाता है उसको, तो उसके बारे में बताइए। और मैं उसके बाद ये भी जानना चाहूंगी कि यार लो बीपी भी कहीं ना कहीं रिस्क में आता है क्या? अच्छा, तो पहले मैं नॉर्मल वाली बात कर रही थी। लो बीपी नॉर्मली क्या होता है, बीपी का एक नॉर्मल का भी रेंज होता है। कई स्त्रियां 90 ब्लड प्रेशर पे भी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी का सेट नॉर्मल है। और प्रेगनेंसी जैसे ही प्रोग्रेस करती है, तो बीच के जो 3 महीने होते हैं उसमें नॉर्मली भी बीपी फॉल करता है। सपोज 100/60 उसका पहले था 120/80, तो बीच के जो 3 महीने होते हैं, यानी चौथे से 7वें 8वें महीने तक, 7वें तक बीपी फॉल करता है नॉर्मली, हार्मोन्स। तो अगर वो 90 पे भी कंफर्टेबल है, अपना काम कर पा रही है, वीकनेस नहीं करती, तो वो उसकी बॉडी के लिए नॉर्मल है। और जहां तक हाई बीपी की बात है, ज्यादातर क्या हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के शुरू के महीनों में बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जब भी एक महिला एंटीनेटल हमारे क्लिनिक में आती है, हर बार हम उनका बीपी और वजन लेते हैं, तो शुरू के 7-8 महीने सब सही रहेगा, लेकिन 8वें महीने के बाद, जिसको हम प्री एक्लैम्सिया जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, वो प्रेगनेंसी में पहली बार ही होती है, और जनरली 8वें-9वें महीने में हमने देखा है वो होती है, और उस वक्त उसको दवाइयां देके कंट्रोल करते हैं, और डिलीवरी के बाद बीपी अपने आप नॉर्मल आ जाता है। तो ये कुछ उसके प्रेगनेंसी हार्मोन से ही रिलेटेड बात पर है। ये हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा? ये डेफिनेटली हाई रिस्क में है। और अगर हाई रिस्क कैटेगरी में कोई हमारी प्रेगनेंसी फॉल करती है, तो क्या क्या एडिशनल आप लोग टेस्ट करते हैं और किस तरह से सुपरविजन किया जाता है? जी, तो पहले जैसे मैंने बताया कि अगर उसे बीमारी का पहले से पता है या अपनी मेडिकल कंडीशन का, तो वो ऑप्टिमाइज यानी उसको कंट्रोल करके ही प्रेग्नेंट हो। दूसरी बात, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को तो हमारे यहाँ लेवल्स ऑफ केयर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल केयर। प्राइमरी केयर यानी डिस्पेंसरीज, पॉलीक्लिनिक, जहाँ जूनियर डॉक्टर्स या इवन नर्सेज या आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। तो हाई और सेकेंडरी लेवल बीच का छोटे हॉस्पिटल्स को कहते हैं, और टर्शरी हॉस्पिटल जैसे हमारा जीटीबी हॉस्पिटल एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, यहाँ हमेशा रेफर्ड या हाई रिस्क पेशेंट्स आते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमेशा एक टर्शरी केयर सेंटर, जहां भी आप रहते हैं उस एरिया के आसपास जो भी बड़ा हॉस्पिटल हो, जहां ब्लड बैंक की फैसिलिटी हो, नर्सरी अच्छी हो, आईसीयू फैसिलिटी हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हमेशा बड़े सेंटर में दिखाना चाहिए। और फॉलोअप जल्दी होना चाहिए। जनरली इन प्रेगनेंसी को 1-1 महीने के अंतरकाल की बजाय 2 या 3 हफ्ते में, 2-2 हफ्ते में ही जल्दी देखा जाए, और बहुत अलर्ट रह के सीनियर डॉक्टर देखे कि भाई कोई साइंस अगर आ रहे हैं, सांस फूल रहा है, बॉडी में सूजन बढ़ गई है, या फिर कुछ पेशेंट्स को अजीब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो पहले से ही उसको समझ ले, पकड़ ले उसको शुरू में ही, और उसका यथोचित इलाज कर दे। और डिलीवरी भी ऐसे पेशेंट्स की हमेशा एक अच्छे टर्शरी सेंटर में, जहाँ पे 24 घंटे ओटी और बाकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वैसे होनी चाहिए। जी, तो हम इंतजार कर रहे हैं हमारी महिला साथियों का कि आप हमें कॉल करें और इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करें। डॉक्टर संध्या जैन हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम के अंत तक यानी 4 बजे तक रहेंगी, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी अगर कोई सावधानी के बारे में या कोई टेस्ट के बारे में आप कुछ जानना चाहें, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। मैसेजेस हमारे पास बहुत हैं, इसके बाद हम मैसेज लेंगे, और कॉल अगर आप करना चाहते हैं तो 23421080, 23421082 पर कॉल कर सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
रेडियो डॉक्टर में हैं आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आज हम बात कर रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पर। हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर संध्या जैन, प्रोफेसर ऑब्स एंड गायनी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड जीटीबी हॉस्पिटल हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें पता चली हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, पर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ वेट कर रहे हैं हमारे एक श्रोता। हेलो। हाँ जी, शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी चट्ठा जी, स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी एक जिज्ञासा है, वो ये कि अगर किसी लेडी को बीपी और शुगर दोनों ही हो तो उसको प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नंबर 2, अक्सर ये सुनने में आता है कि 8वें महीने में जो डिलीवरी होती है या प्रेगनेंसी होती है वो शुभ नहीं होती, ये क्या ठीक है? कृपया बताने का कष्ट करें। तो अगर एक मेडिकल प्रॉब्लम हो तो थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन अगर दो हो तो डेफिनेटली ज्यादा है। ब्लड प्रेशर के अपने नुकसान माँ और बच्चे दोनों के लिए है, और डायबिटीज डेफिनेटली माँ और बच्चे अगेन दोनों के लिए। तो 2 प्रॉब्लम्स हो तो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए हाई रिस्क तो है ही, उसकी और क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत बढ़ जाती है। और दूसरा आपने पूछा कि 8वें महीने में जैसे डिलीवरी होती है तो क्या होता क्या है कि जितनी भी मेडिकल कंडीशंस है ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, एनीमिया, ये सारी जब 8वें महीने में बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रचंड चेंजेस आते हैं। बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम, जो हमारे खून और वो पानी जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है वो बढ़ जाता है। और दूसरा उसको उस वजह से हार्ट और शरीर पे बहुत जोर पड़ता है। तो ये जितनी भी हमने समस्याएं देखी हैं, जैसी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है 7वें महीने के बाद, 8वें महीने में ये कंडीशंस अगर पहले से पता ना हो तो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। जैसे किसी को पता ही नहीं होता, वो घर का काम करे जा रही थी, लेकिन 8वें महीने में वो सांस फूलते फूलते बिल्कुल बुरे हाल में कैजुअलिटी में आती है, क्योंकि एक तो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ऊपर से बीमारी, तो वो सोने पे सुहागा हो गया। इसी तरह ब्लड प्रेशर का जो बढ़ना शुरू होता है वो 8वें महीने से शुरू हो जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम में जो फेलियर होता है, दिल बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है जो बॉडी में चेंजेस है और बीमारी की वजह से, अगर कोई हार्ट डिजीज है, कोई उसका वाल्व सिकुड़ा हुआ है या कोई और दिल की बीमारी है, तो वो सब 8वें महीने में प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो इसीलिए 8वें महीने को थोड़ा क्रिटिकल माना जाता है। और डिलीवरी अगर 9 महीने का पूरा बच्चा बना हो तो डिलीवरी डेफिनेटली बेटर है, लेकिन अगर 8 महीने में डिलीवर हुआ हो तो प्रीमेच्योर है। पर फिर भी जितना सपोज 7वें महीने में हुआ हो तो और भी प्रीमेच्योर होगा। तो इस रीजन से शायद एक ये है सोसाइटी में कि 8वां महीना क्रिटिकल है। उसको मतलब इस तरह से वो उन्होंने कहा कि वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो इस सेंस में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर जो बच्चा पैदा होता है उसकी भी केयर बहुत करनी पड़ती होगी। प्रीमेच्योर मदर भी की हालत भी ठीक नहीं है और बच्चा भी टाइम से पहले हो गया, तो वो एक डबल मिजरी सी हो जाती है। अच्छा, जैसे हाई रिस्क की हम बात कर रहे हैं, तो जब प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है तो क्या ज्यादातर प्री मेच्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं? जैसा भी आपने बताया कि कंडीशन ले ही नहीं पा रहा है, कि बच्चा जो है मदर नहीं उसको सस्टेन कर पाती है। हाँ, काफी देखा गया है कि अगर अनकंट्रोल्ड हाई रिस्क हो, जैसे कि हार्ट डिजीज हो या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या इन कंडीशंस में टाइम से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है, क्योंकि बच्चा एक तो कमजोर भी होता है और टाइम से पहले यानी कि प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। तभी बेटर सेटअप्स में डिलीवरी हो, कि अगर बच्चे को डिलीवरी के बाद नर्सरी की केयर की जरूरत हो तो तुरंत उसको नर्सरी फैसिलिटी मिल जाए। बिल्कुल। एक और श्रोता है जो वेट कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी बताएं। तो मेरा सवाल है, मेरा पूछना है कि क्या हर गर्भवती माता को अपना पहला बच्चा अस्पताल में जन्मना चाहिए? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। देखिए, सरकार पूरा एफर्ट कर रही है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए। हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम करते हैं और हमारे पास जितने भी मैं बता भी नहीं सकती, इतनी ज्यादा नेग्लेक्टेड ऑब्स्टेट्रिक्स आती है, यानी कि कैसे भी करके डिलीवर करा दिया, माँ का बुरा हाल होता है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स, पूरा उसका नीचे का शरीर फट जाता है, या फिर यूट्रस फटी हुई आती है, रप्चर यूट्रस जिसे कहते हैं, जिसके और बच्चा पेट में खत्म हो जाता है। और मतलब इतना कुछ है बताने को, जो कि होम डिलीवरीज और दाई डिलीवरी से रिलेटेड है, कि हर डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए।
अब वो किस लेवल का इंस्टीट्यूशन हो वो मदर की कंडीशन पे पता चलेगा, लेकिन डिलीवरी को भगवान भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि वो जैसे बात है ना कि स्त्री का दूसरा जन्म ही होता है डिलीवरी, और पहली डिलीवरी तो और भी सेंसिटिव है, उस लेडी को पता ही नहीं कि वो किस प्रोसेस से गुजरेगी, और उसको तो बेस्ट तो हर डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए, यही मैसेज है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही मैसेज। हम इसीलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही नहीं, हर प्रेगनेंसी की डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए, जैसा डॉक्टर साहब कह रही हैं, क्योंकि कभी भी वो डेवलप हो सकता है, ऐसी सिचुएशन तो आ ही सकती है। हाई रिस्क सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं डिलीवर, हाई रिस्क लेबर यानी डिलीवरी के दौरान भी कोई लेडी बिल्कुल पूरी प्रेगनेंसी में लो रिस्क थी, लेकिन उसकी डिलीवरी इतनी ट्रॉमेटिक थी, यानी कि इतना खराब एक्सपीरियंस था वो डिलीवरी का, कि वही औरत डिलीवरी के बाद एक हाई रिस्क पेशेंट बन जाती है। उसमें 100 तरह की उसको और डिलीवरी ही नहीं, अगर सपोज उसने वो झेल भी लिया होम डिलीवरी का एक्सपीरियंस या दाई डिलीवरी का, तो डिलीवरी के बाद लॉन्ग टर्म में, अभी तो उसकी पूरी जिंदगी ही पड़ी है, सिर्फ चाइल्ड बियरिंग उसका काम नहीं है, उसका जो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं वो बहुत कमजोर पड़ जाती हैं, आगे जाके उसको पेशाब की प्रॉब्लम, लेट्रिन की समस्याएं, और बहुत आगे जाके मीनोपॉज के बाद पूरा शरीर उसका निकलने लग जाता है, जिसको प्रोलैप्स कहते हैं। तो ये सारा जो है, ये जो नेग्लेक्टेड होम डिलीवरीज हैं उसमें ही देखा जाता है ज्यादा। जी, और ये बहुत जरूरी है ये चीज जानना। ये एक मिलता जुलता सा प्रश्न है, तो मैं यहाँ लेना चाहूंगी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। बस ये आपने जो जवाब दिया उससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है मुझे। ऐशानी लिख रही हैं दिल्ली से कि क्या लॉन्ग टर्म रिस्क, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी या डिलीवरी हाई रिस्क रही हो? एब्सोल्युटली। सपोज उसको इस बार कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी तो वो तो उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगी, या फिर इस प्रेगनेंसी में उसका कोई अबॉर्शन मिसहैप हुआ या कोई बच्चा पेट में खत्म हो गया, स्टिल बर्थ जैसे कहते हैं, तो अगली प्रेगनेंसी भी उसके लिए हाई रिस्क ही रहेगी। तो लॉन्ग टर्म, जैसे अगर किसी को प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज डेवलप हुआ, उसको पता लगा शुगर चार्टिंग में, तो वो डिलीवर हो जाएगी, उसका कंट्रोल रहा तो, लेकिन उसका 50% चांसेस है कि लॉन्ग रन में वो डायबिटीज मेलाइटिस बन जाएगी, यानी कि 50% औरतों को लॉन्ग टर्म में डायबिटीज होगा ही होगा। तो इसीलिए डिलीवरी हो गई इज नॉट द एंड पॉइंट। इन पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद भी, ये बेसिकली हेल्थ के प्रति जागरूकता है, और एक जागरूक हेल्दी नागरिक ही एक हेल्दी नेशन बना सकते हैं। तो हेल्थ तो हम सबका अपने प्रति पर्सनल कर्तव्य है। डिलीवरी के बाद भी अपना चेकअप जारी रखें। अगर हाई रिस्क थी प्रेगनेंसी तो उस जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी थी तो अपनी गोलियां ठीक से खाएं। अपना चेकअप खुद परिवार वालों को खुद बोलें कि मुझे दिखाना है डॉक्टर को, मुझे दिखाएं। डोंट वेट कि कोई आपको लेके जाएगा या आपकी दवाई खिलाएगा। अपनी सेहत का जिम्मा खुद लेना चाहिए। या तो ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई तो अब उसके बाद चेकअप की क्या जरूरत है, फुल स्टॉप नहीं है। जी बिल्कुल, उसकी फिर भी पीरियोडिक चेकअप्स और बहुत जरूरी होने चाहिए। बिल्कुल। एक श्रोता जो मैं कह रही थी वेट कर रहे हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये है मैम, आप अपना नाम बता दें, कहाँ से बोल रहे हैं, थोड़ा हमें पता चल जाएगा आपके बारे में। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं राजेंद्र सिंह है मैम, जी तो महाना से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, आप प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। तो मेरी मिसिज का है ना 50 साल पहले डिलीवरी हुई थी, तो उसका अभी तक पेट का दर्द नहीं गया जी। अभी तक बहुत इलाज करा, 2 बच्चे हो लिए, फिर भी पेट का दर्द नहीं हो लिया जी। देखिए ऐसा है ना, पेट दर्द बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। मतलब आप ये मान के ना चलें कि डिलीवरी की वजह से पेट दर्द होता है, हुआ या उसी से रिलेटेड है। पेट दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, तो आप उनको ढंग से जो भी उनके और सिम्टम्स हैं या सिर्फ पेट दर्द है, उनको दिखाएं किसी फिजिशियन को और पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं। और ये मान के ना चलें कि 50 साल बाद भी डिलीवरी का ही और उसी से रिलेटेड पेन है। तो मेरी यही सलाह है आपको। जी, तो आप चेकअप करा लें जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और हमारे पास ये मैसेज आया है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है पर आपको हाय लिखा है, डॉक्टर संध्या जैन। और इन्होंने काफी अपनी जो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 5th मंथ चल रहा है, और इन्होंने उनकी पूरी रिपोर्ट्स के बारे में बताया है। तो आप कहें तो मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, इनिशियली वी डिड NT which was okay, but near 95 percentile mark. Then we did dual marker which showed risk of T21. Then on doctor's recommendation we did CVS which resulted in no symptoms for T21. Now we are waiting for anatomy scan. Can it be normal
एंड व्हाई एंड व्हाट चांस। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, हमारे श्रोता भी आम भाषा में नहीं समझ पाएंगे। जी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दें, पर क्योंकि इनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी तो मैं चाह रही थी आप इसका जवाब दे दें। हाँ, नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स का भी रिस्क हो सकता है। अच्छा। हम जनरली कहते हैं कि जो जैसे 35 साल के ऊपर या मदर, आजकल क्या देख रहे हैं कि लेट मैरिज और लेट चाइल्ड बर्थ हो रहा है, तो जब लेट चाइल्ड बर्थ होता है तो उसमें बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिस्क है। तो ये जो T21 कह रहे हैं डाउन सिंड्रोम के लिए है। अच्छा। डाउन सिंड्रोम शायद बहुत लोग सिंपल उसमें समझते हैं, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो बच्चे के अंगों में प्रेजेंट कर कुछ बनावटी नुक्स लाती है और मेंटली वो बच्चा काफी वीक होता है। तो जनरली ये होता है कि मदर की एज ज्यादा हो तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क है, बट हैविंग सेड दैट यंग एज में भी किसी पेशेंट को डाउन सिंड्रोम का बेबी हो सकता है। तो अब हो सकता है इन्होंने इतनी स्क्रीनिंग इसीलिए कराई कि मदर की एज ज्यादा हो, इन्होंने लिखा नहीं है। तो एनटी जो है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी एक अल्ट्रासाउंड का पैरामीटर है जो शुरू के 3 मंथ्स में इंडिकेट करता है कि डाउन सिंड्रोम अगर ये बढ़ा हुआ हो। फिर उसके बाद इन्होंने सीवीएस जो लिखा है वो एक जेनेटिक टेस्टिंग इन्होंने प्रॉपर करवा रखी है। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में एग्जैक्टली वो बच्चे का कुछ जो बच्चा बन रहा है कोख में उसका कुछ एक अंश लेके उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, वो भी इन्होंने कराई। तो अगर वो नॉर्मल है तो काफी हद तक चांसेस है बच्चा, मतलब ऑलमोस्ट 100% चांस है बच्चा ठीक ही होगा। बाकी 5वें महीने में जो एनामली स्कैन है उसमें बच्चे के अंग बहुत ध्यान से देखे जाते हैं, तो आप उसको जो लेवल 2 स्कैन कहते हैं उससे आप एक अच्छी जगह से कराएं, एक रेप्यूटेड अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से, ताकि आपको एग्जैक्टली पता बच्चे, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में बच्चे की हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और भी सॉफ्ट मार्कर्स हैं वो पता चल जाता है। बट अगर आपने जेनेटिक टेस्टिंग करवा रखी है तो मोस्ट लाइकली सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और डॉक्टर साहब ऐसी ही जैसे और भी, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम बोला, और भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं और उनके भी बारे में जानकारी मिल जाती है जैसे इन टेस्ट के जरिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं बच्चे के क्रोमोसोम और डीएनए में डिफेक्ट से होते हैं। तो बट जनरल जो स्क्रीनिंग है वो डाउन्स के लिए, अगर मदर की एज ज्यादा हो तो क्रोमोसोम 18, 21, 13 और भी 3-4 क्रोमोसोम्स की एक रूटीन स्क्रीनिंग होती है और उसमें रिस्क दिया जाता है। मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको होगा और इसको नहीं होगा। वो जनरली ऐसे रिस्क देते हैं रिपोर्ट में, 1 in 1000 रिस्क, 1 in 2000, बट वो 1 कौन है वो कोई नहीं बता सकता। जी, बिल्कुल। तो वो रिस्क एस्टिमेशन देते हैं। बिल्कुल। और ये देवदत्त पारसोलिया जी ने हमें लिखकर भेजा है, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विसेज से हैं। उन्होंने लिखा है, आप दोनों डॉक्टर्स, आपकी पूरी टीम को नमस्कार, नाइस वॉइस, सुपर प्रोग्राम, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। इनको बहुत पसंद आ रहा है हमारा कार्यक्रम और बहुत सारी जानकारी इसके माध्यम से इनको मिल रही है, ऐसा वो लिख रहे हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम रिपीट करें और डेफिनेटली हम ये शालिनी जी, शी इज द पर्सन यू कैन। नहीं तो देवदत्त जी, बिल्कुल हम इस कार्यक्रम को पुनः प्रसारित करेंगे और आपको पता है कि हम शनिवार रविवार को आपके द्वारा सुझाए गए कार्यक्रमों को, जिन्हें आप पसंद करते हैं, हम पुनः प्रसारित करते हैं। तो आपको जरूर, आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, आप इसको जरूर सुनेंगे दोबारा। इसके अलावा हमें देवेंद्र इंगती जी लिख रहे हैं, कार्बी आंगलोंग से इन्होंने ये मैसेज किया है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी डेथ को कैसे कम किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चीजें खाएं और कौन सी ना खाएं, ये बेसिकली डाइट के बारे में जानना चाहते हैं। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है और जितनी भी डेथ्स होती हैं, मैटरनल डेथ्स इट्स कॉल्ड, उनका सबका ऑडिट होता है। देश भर में जितनी भी, जहां भी इंस्टीट्यूशन में या जो देखने सुनने में आती हैं डेथ्स, उन सब का ऑडिट होता है। हमारे यहाँ भी जितनी भी डेथ्स होती हैं मैटरनल, वो उनका प्रॉपर ऑडिट होता है और देखा जाता है कि किस कारण हुई है। जो कॉमनेस्ट रीजन है मैटरनल डेथ्स के, उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि बिल्कुल सीधा कारण है और या फिर कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो मौत की तरफ गई। तो जो सीधा कारण है उनमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स का, जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग, या तो अवलनाल नीचे थी या उसकी अवलनाल अलग हो गई, या डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है। तो इसीलिए मैंने कहा प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क है और डिलीवरी भी एक हाई रिस्क सिचुएशन है। तो डिलीवरी के दौरान अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जाए जैसे पोस्टपार्टम हेमोरेज, तो ये 2 कॉमनेस्ट कॉजेज हैं डायरेक्ट मदर की डेथ की। और इनडायरेक्ट कॉजेज में जैसे कि अनीमिया,
इस देश में बहुत एनीमिया है, पूरे एफर्ट्स के बाद कुछ कम हुआ है, लेकिन जब तक हर औरत अपने प्रति खुद जागरूक नहीं होगी वो एनीमिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और एनीमिया की वजह से डेथ्स होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, आपने दवाई नहीं ली, अपने आप को नेग्लेक्ट किया, डेथ की तरफ जा रहे हैं। दिल की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, डिलीवरी के दौरान जो दाई और होम डिलीवरी से होने वाला सेप्सिस या इन्फेक्शन है, उसका हम बुरे से बुरा रूप अपने हॉस्पिटल में देखते हैं। पेट में पस बन जाती है और बुखार आता है, उसके किडनी फेल हो जाती है, आईसीयू में डेथ्स हो जाती हैं। तो ये सब कुछ अवॉइडेबल है। तो ये कुछ कारण हैं मैटरनल डेथ्स के। और दूसरा जो आपने पूछा डाइट की बात, डाइट को हम अगर स्प्लिट करें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट और मिनरल्स में, तो इन सब का पर ग्राम इनटेक का रिकमेंडेशन है। जैसे प्रोटीन 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो अगर 60 किलो की है तो लगभग 90 ग्राम प्रोटीन्स उसे डेली लेना चाहिए। तो जैसे लेडी प्रेग्नेंट होती है, एक हर हॉस्पिटल के साथ एक डाइटिशियन, डाइटरी डिपार्टमेंट होता है, या आपकी अपनी नॉलेज से भी अगर आप उसे हाई प्रोटीन डाइट जरूर दीजिए। बाकी नॉर्मल बैलेंस डाइट की बात हो जाती है। कुछ बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। जो आप दे रहे हैं उसको उसी हिसाब से दें जितना उसकी बॉडी टॉलरेट करती है। 2-2 घंटे में खिलाना या बहुत ही हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल तरीके से खाए पिए और प्रोटीन ज्यादा रखें। आयरन रिच, अगर एनीमिया है तो हम कहते हैं लोहे की कढ़ाई में बनाओ खाना, गुड़ खाओ, चने खाओ। तो उस हिसाब से एक पौष्टिक आहार भी अगर आप देंगे तो इट इज इनफ फॉर प्रेगनेंसी। जी, और इसके बारे में और भी हमारे श्रोता जानना चाहते हैं डाइट के बारे में, पर हम कॉल ले लेते हैं। हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। राजस्थान से भी मीणा बोल रहा हूँ। जी आकाशवाणी को धन्यवाद, अच्छा टॉपिक है। डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से और प्रश्न भी कर रहे हैं। अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपने जो कुछ बताया अच्छा बताया। लेकिन गांव में दूर दराज के आदमी जो रहते हैं, लेडीज रहती है, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी तो अस्पताल काफी दूर होता है, इसे बताने का कष्ट करें। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बताया थोड़ा बहुत कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर हाई रिस्क है तो किसी हॉस्पिटल के पास ही वो रहें। और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब जो ये मीना जी पूछ रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि सरकार ने हेल्थ फैसिलिटीज को बिल्कुल एक मैंने बताया आपको रेफरल लिंकेज सिस्टम की बात, कि अगर गांव में बड़े हॉस्पिटल या पेरिफेरीज में नहीं है, बट छोटे छोटे हेल्थ सेंटर तो हैं ही, और वहां पे पहले तो पता ही चले कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और वो पता ही तब चलेगा जब बेसिक टेस्ट सारे हुए हों, ब्लड प्रेशर हुआ हो। तो ये सारे टेस्ट जनरली हर गांव में कोई आंगनवाड़ी या कुछ सिस्टम हेल्थ का होता ही है। तो वहां से अगर उन्हें लगता है तो वो रेफर करते हैं हायर सेंटर्स में, और हमारे पास काफी आशा वर्कर्स और वो रेफरल लेके आती हैं। तो इसको रेफरल लिंकेज सिस्टम कहते हैं। तो अगर आपके आसपास बड़ा हॉस्पिटल ना भी हो, आप कम से कम अपने घर के पास जो सिंपल आंगनवाड़ी है या कहीं है वहां पे जाके दिखाएं। और अगर वो आपको कुछ बताते हैं कि भाई ये तो बीपी बढ़ रहा है, तो उसको आप सीरियसली लें, और फिर एक जहां वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके आगे से आगे कनेक्शन होते हैं। हेल्थ का एक पूरा एक जैसे नेटवर्क या जाल बना हुआ है, तो वो आगे आपको रेफर करेंगे। और जब ये आशा वर्कर्स वगैरह लेके आते हैं हमारी ओपीडी में, तो हम उन्हें स्पेशल अटेंशन देते हैं, मतलब क्योंकि वो रेफर्ड पेशेंट्स होते हैं। You're right। और रेफर किया पर उसके बाद आप चुप होके ना बैठे, वो रेफर किया है तो उसको आप जरूर जाएं लेके, है ना। बेसिकली आप स्वयं अलर्ट रहें और जैसा वो कह रहे हैं उसको करें। गाँव की महिलाओं ने ये कहा, क्योंकि हेल्थ के बीच में इंटरफेयर करने वाली, किसी ने कहा कि आप ये छोड़ दीजिए, आप ये भभूति खा लो, या ये आयुर्वेदिक मतलब डिफरेंट प्रणालियों से आप एक प्रणाली पकड़ लें और उसी के डॉक्टर को शिद्दत से दिखाएं बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और ये हमें राजपाल घई लिख रहे हैं, दिल्ली से, 68 इयर्स के हैं। जैसे खान पान की बात की थी, हमारे पिछले लिसनर ने भी लिखा था। इन्होंने लिखा है कि क्या ये ठीक है कि औरत अच्छी खुराक ले, हर 2 घंटे में ले या एक बार में खाए प्रेगनेंसी के दौरान, क्या ज्यादा ठीक रहता है? मैं तो कहूंगी आप उसी पे छोड़ दीजिए। बस आप उसकी वो जरूरतों का ध्यान रखें और पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दें। लेकिन ये 2-2 घंटे खाना या बिल्कुल भोजन को लेके हाइपर होने की जरूरत नहीं है। भोजन पौष्टिक हो, उसे अच्छी तरह सफाई से पकाया जाए, अगर प्रोटीन्स अच्छे हों, आयरन हो, ये सब हो। और हम प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स भी देते हैं, यानी कि आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर की जो एक रूटीन रिकमेंडेशंस बनी हुई है हमारी प्रेगनेंसी के लिए, उसको लें।
तो ये काफी है मेरे ख्याल से, 2-2 घंटे, और उसकी ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। जी जी। ये प्रश्न भेजा है मैंने परिधि ने दिल्ली से कि एक तो थैलेसीमिया का आपने जिक्र किया था कि थैलेसीमिया का भी आपके हॉस्पिटल में उसको चेक करने का जरिया है, तो व्हाट इज थैलेसीमिया, और दूसरा ये जानना चाहती हैं कि हाउ कैन इट इम्पैक्ट द मदर एंड द चाइल्ड एंड हाउ इट कैन बी टेस्टेड। तो थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, एक तत्व होता है, और वो बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन में उसकी बनावट में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम अगर हो जाए तो थैलेसीमिया ऐसी ही एक कंडीशन है जिसमें कि बाय बर्थ कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन बन रहा है जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है वो डिफेक्टिव है। तो होता क्या है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं होता उन्हें थैलेसीमिया है, और ऐसे पेशेंट्स को एनीमिया रहता है काफी। तो वो कहती हैं कि हमने तो आयरन शिद्दत से खाया लेकिन हमारा तो हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ रहा। तो ये इस वजह से होता है, थैलेसीमिया जेनेटिक प्रॉब्लम है, और जनरली कंसैंग्यूनस मैरिजेस में देखा गया है, जैसे कि क्लोज रिलेटिव्स में जो आपस में मैरिजेस हो जाती हैं, तो इस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम्स कंसैंग्यूनस मैरिजेस में ज्यादा कॉमन है। और इनको टेस्ट किया जा सकता है? इनको हम रूटीनली टेस्ट करते हैं हमारे एंटीनेटल क्लिनिक या ओपीडी में। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग का रूटीन टेस्टिंग होता है, जिसमें कि अगर वो पिकअप हो जाता है, सपोज मदर थैलेसीमिया पॉजिटिव है, तो उसके हस्बैंड को टेस्ट किया जाता है साथ में, और अगर दोनों पॉजिटिव निकल आते हैं तो फिर 1 in 4 चांस है कि बच्चा जो बॉर्न होगा उसे थैलेसीमिया मेजर होगा। और थैलेसीमिया मेजर एक खराब बीमारी इस तरीके से क्योंकि उस बच्चे को बार बार ब्लड चढ़ेगा। जी, तो अगर पहले पता चल जाए 5th मंथ से पहले कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा बॉर्न होने वाला है, वो जेनेटिक पेट का पानी निकाल के एमनियोसेंटेसिस वगैरह से तो ये किस मंथ में टेस्ट किया जाता है? बिफोर 5th कर लिया जाता है 4th मंथ तक, क्योंकि फिर एमटीपी के रूल्स ऐसे हैं कि सपोज हम कपल को ऑफर कर सकते हैं कि ये बेबी टेस्टिंग में जो पेट का पानी निकाला और जेनेटिक टेस्टिंग कि उसमें थैलेसीमिया मेजर है, तो वी कैन ऑफर देम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल। और ये हमें लिखकर भेजा है अजय जी ने, कुमार अजय, गोड्डा झारखंड से लिखकर भेजा है कि क्या सघन जांच और देखभाल में 45 इयर्स की उम्र में भी अगर हम डॉक्टर की देखरेख में गर्भधारण करें तो पॉसिबल है कि ये सही रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि हाई रिस्क में आता है अगर हम 40s में प्रेगनेंसी चली जाती है, तो किया जा सकता है क्या? देखिए, होने को तो अब कुछ भी असंभव नहीं है। सुनीता विलियम तो पता नहीं महीनों से अंतरिक्ष में है और रह ही रही हैं, और अभी दिवाली मैसेज भी आया। लेकिन एक प्रकृति के साथ जो चलने वाली बात है ना, उसमें 45 इयर्स पे प्रेगनेंसी इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज ये जितनी भी हाई रिस्क सिचुएशन अगर मैं 100 या उससे ज्यादा गिनाऊं, वो सब की सब इकट्ठे होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि मैं बहुत उनका पल्स के लिए नहीं कह रही जिनको उन्होंने सालों से ट्राई करे, नहीं हुआ, फिर आईवीएफ वगैरह के थ्रू एडवांस एज में हुआ, बट एक नॉर्मल कोर्स में अगर चॉइस है तो टाइमली अपना बच्चा पैदा कर लें और वही ठीक रहेगा। तो 20s एंड अर्ली 30s आर द बेस्ट टाइम। उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, शरीर में इतनी क्षमता होगी कि वो झेल लेगा प्रेगनेंसी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सारी ये मेडिकल प्रॉब्लम्स, बुढ़ापे की तरफ आप चल रहे हैं, मीनोपॉज का आपका टाइम आ रहा है, तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है शरीर के लिए। जी। और आपने जिक्र किया कि अगर आईवीएफ होता है तो आईवीएफ भी एक हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी में ही कवर किया जाता है। आजकल तो डेफिनेटली लेट मैरिजेस और लेट चाइल्ड बेयरिंग, तो आईवीएफ प्रेगनेंसी हाई रिस्क भी हो जाती है। और कई बार मल्टीपल एग्स का ट्रांसफर होता है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का बड़ा रिस्क होता है, यानी एक से ज्यादा बच्चा गर्भ में आ जाता है। और अगर मल्टीपल होगा तो बॉडी पे स्ट्रेस भी उतना होगा, लेडी की एज ज्यादा है, और इन बच्चों में जो आईवीएफ कंसेप्शन से होते हैं थोड़ा सा जेनेटिक प्रॉब्लम का रिस्क भी ज्यादा होता है। तो हर तरीके से वो रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे मल्टीपल अगर फीटस होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली ये समझ में आता है कि ज्यादा ही केयर की जरूरत होती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो अगर ट्विंस हैं तो दोनों बच्चों को, और वो शरीर पोषण माँ से ही लेगा, तो माँ के एनीमिया के चांसेस ज्यादा हैं, माँ के हार्ट पे लोड पड़ने के चांसेस हैं। तो अगर उसे पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो वर्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। हार्ट डिजीज है तो हार्ट पे डबल लोड पड़ेगा। और बच्चे
जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है वो ऊपर की तरफ लंग्स और हार्ट पे प्रेशर डालती है, तो मदर के लिए रिस्क बढ़ जाता है। और बच्चे भी अगर 2 या 3 होंगे और यूट्रस की तो लिमिटेड कैपेसिटी है, तो बच्चे की ग्रोथ लैग का रिस्क होता है, बच्चा टाइम से पहले डिलीवरी का रिस्क होता है, अवलनाल नीचे जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो मदर को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी के बाद भी, जो कि एक रिस्क कंडीशन आपने बताया, वो बहुत ही हाई रिस्क कंडीशन है। बिल्कुल। हमारी एक श्रोता वेट कर रही है, इनसे बात करते हैं। एक ही फीमेल हमारी साथी हैं जिन्होंने आज कॉल किया है, तो जरूर मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इनको छोड़ूं, समय कम है, लेकिन जरूर बात करेंगे। आइए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रही हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जी, मेरा नाम मेला है। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में कोई भी बच्चा पूरे 9 मंथ में नहीं होता। पूरे 9 मंथ में नहीं होता, प्रीमेच्योर होता है, आप ये जानना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा, क्यों? ज्यादातर कोई 10 दिन पहले, कोई 15 दिन पहले। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये नॉर्मल होता है या इसके लिए कोई स्पेशल दवा लेनी पड़ती है या करना कुछ पड़ता है स्पेशल? देखिए, ऐसा है ना, एक तो हमें सुनी सुनाई बातें और ये मनगढ़ंत स्टैटिस्टिक्स पे नहीं जाना चाहिए। सालों साल से प्रकृति वही है। एक लेडी का जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन उसको 40 हफ्ते कहा गया है, और अगर वो 37 हफ्ते के बाद डिलीवर करती है, यानी कि 9 मंथ लगने के बाद, तो वो बच्चा बनावटी रूप से पूरा ही होता है, उसको प्रीमेच्योर नहीं कहते। और अगर 37 वीक से पहले डिलीवर होता है तो उसको प्रीमेच्योर कहते हैं। बट ये सुनी सुनाई और इन बातों पे विश्वास ना करके अपने पे ध्यान दें, वो बेटर रहेगा आई थिंक। जी, और प्रेगनेंसी सही से हो जाए और जिसे कहते हैं ना, बच्चा और जच्चा दोनों सही रहें, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यही हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको ये अवेयरनेस हो कि कितना प्रेगनेंसी रिस्की हो सकती है और इसको इतना लाइटली ना लिया जाए। चलते चलते थोड़ा सा समय हमारे पास है, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? तो नार्ची हमारी एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ इंडिया है, उसका हमें लोगो बनाना था, मोटो देना था। तो उसमें हमने हिंदी में एक लिखा था, दिल्ली का हर माँ और बच्चा रहे सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छा। तो वो काफी पॉपुलर हुआ था और फिर वो उस लोगों के साथ लगा था। तो यहाँ सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बात हो रही, यहाँ पूरे भारत की बात हो रही है। और मुझे काफी खुशी है पूरे हिंदुस्तान को एड्रेस करते हुए कि अगर हम इस तरह से माँ और बच्चे स्वस्थ रहें और मैटरनल मोर्टेलिटी यानी जो डेथ्स हैं वो कम हो जाए, तो दिस इज व्हाट मिनिमम जो हम रीपे कर सकें अपने देश को इस मैसेज के द्वारा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हमें ये जो प्रेगनेंसीज हैं इनको जितना मिनिमाइज करना है, रिस्क को करना चाहिए। अपनी तरफ से अवेयरनेस, अलर्टनेस की आवश्यकता है। और ये कार्यक्रम ना सिर्फ भारत में है, विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है, सुना जाता है। ऐप के माध्यम से आप इसे विश्व भर में सुन रहे हैं। तो जहां जहां तक डॉक्टर संध्या ने की आवाज पहुंच रही है, हमें लगता है कि हमारे जितने श्रोता हैं वो अवेयर हुए होंगे और इस चीज को समझेंगे कि व्हाट इज हाई रिस्क pregnancy and how we can avert it, how we can avoid it। और आज इस कार्यक्रम को अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमारे साथ रही डॉक्टर संध्या जैन, प्रोफेसर ऑब्स एंड गायनी, UCMS एंड GTB हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब, समय निकाला है, यहाँ आई हैं, इतने सारे प्रश्नों का आपने जवाब दिया है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को आपने अवेयर किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं भी यहाँ पर आप सबसे विदा लेना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी सभी श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम से जुड़े। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।